नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। देश की सबसे बड़ी पार्टी अब आर्थिक रूप से भी सशक्त बनेगी। इसके लिए मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा टारगेट सेट किया गया है। इस बार पार्टी ने समर्पण निधि के तहत मध्य प्रदेश से 150 करोड़ रुपए का चंदा जुटाने का लक्ष्य रखा है और इस अभियान के सदस्य सीएम से लेकर कई दिग्गज नेता हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या इतनी बड़ी राशि जुटाने में पार्टी कामयाब हो पाएगी? अटेंशन में आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय राजनीतिक दल है जो अब आर्थिक रूप से सशक्त होने के अभियान में जुट गया है। मध्य प्रदेश में भाजपा अब तक का सबसे बड़ा चंदा अभियान चलाने जा रहा है। इसमें छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक से समर्पण निधि ली जाएगी ताकि भविष्य में पार्टी चलाने के लिए बड़ी रकम की एफडी की जा सके। लक्ष्य 150 करोड़ रुपए का रखा गया है, जिसे जुटाने की मुहिम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि यानी 11 फरवरी से शुरू होगी। ये पिछले सालों में एकत्रित की गई राशि से 3 से 4 गुना ज्यादा बड़ी रकम होगी। पहली बार ये व्यवस्था भी होगी कि 50 रुपए से लेकर बड़ी राशि तक आजीवन सहयोग निधि के रूप में ली जाएगी। जल्द ही बैठक करके जिलों के टारगेट फिक्स होंगे। सर्वाधिक राशि 20-20 करोड़ इंदौर और भोपाल से एकत्रित करने की तैयारी है। इसके बाद जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और रीवा रहेंगे। तमाम नेता और पदाधिकारी जो अब प्रवास करने वाले हैं, उन्हें इस काम को प्रमुखता में लेना है। पैसे की एफडी की जाएगी ताकि उसके ब्याज से भविष्य में कार्यालय चलते रहे। अभी तक पार्टी आजीवन सहयोग निधि के नाम पर 15 से 20 करोड़ की ही राशि एकत्रित करती रही है। पिछले साल कोरोना में 11 करोड़ ही एकत्रित हुए। हर साल लक्ष्य में 10% बढ़ोतरी होती थी, लेकिन इस बार सीधे 100 करोड़ रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य दिया गया है। शुरू किए जा रहे इस अभियान के सुचारू संचालन के लिए समर्पण निधि संग्रहण अभियान का प्रभारी प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालू हेड़ा को बनाया गया है। समिति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य सदस्य बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी हर समय शुचिता की राजनीति को इस देश में लागू करने की पक्षधर रही है। हम सब कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और उसमें हमने ये निश्चित किया है कि हम हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थकों से आर्थिक सहयोग लेते हुए हमारे आगे के कार्यक्रमों का निष्पादन करेंगे। और इसीलिए केवल एक भारतीय जनता पार्टी ही है जो जनता से, यदि हमारे समर्थकों से या कार्यकर्ताओं से कोई आर्थिक सहयोग लेती है तो वो पब्लिक डोमेन में रहता है। और इसीलिए समर्पण निधि कार्यक्रम के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम शुचिता की राजनीति को और इस देश में ताकत देंगे। समर्पण निधि का कार्यक्रम हमारा देश की राजनीति में शुचिता और ताकत के साथ आगे आए, इसी का प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐप के माध्यम से ऑनलाइन राशि देने की सुविधा की गई है। इस अभियान में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई वरिष्ठ नेता राशि दे चुके हैं। राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश में संगठन इस बार बड़ा योगदान करने की तैयारी कर चुका है। मध्य प्रदेश में भाजपा अब तक का सबसे बड़ा चंदा अभियान चलाने जा रही है। इसमें छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक शामिल हो रहे हैं, साथ ही आम जन से भी अपील कर रहे हैं। पिछले साल कोरोना में 11 करोड़ ही इकट्ठा हुए थे। हर साल लक्ष्य में 10% बढ़ोतरी होती थी। अब भाजपा के इस चंदा अभियान पर कांग्रेस तंज कसती नजर आ रही है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तब भारतीय जनता पार्टी को चने परमल खाने के लिए पैसे नहीं मिलते थे चुनाव के दौरान, और आज विश्व की सबसे बड़ी कथित राजनीतिक पार्टी होने के बाद काला धन इकट्ठा करने वाले भी सभी वही पार्टी है। कि पूरे देश में जो भी आंकड़े आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक धन वसूली की है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी काले धन के खिलाफ हैं और जो चंदा वसूल कर रहे हैं वो सफेद धन तो हो ही नहीं सकता है। तो जो सरकार या जो पार्टी काले धन पर चल रही है वो सफेद तो हो ही नहीं सकती है। तो ये
वसूली एक तरह से सत्ता के दम पर आर्थिक डकैती है, वसूली नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा सदस्यता अभियान सफल रहा है। 2019 में चौहान ने पार्टी के सदस्यता अभियान का नेतृत्व किया था और 7 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ते हुए पार्टी की सदस्य संख्या का आंकड़ा 18 करोड़ के पार पहुंचाया था। भाजपा संसाधनों के लिए अपने समर्थकों और सदस्यों पर निर्भर है। राजनीति में शुचिता बनाए रखने के लिए अंशदान की ये व्यवस्था पार्टी ने बनाई है। संगठनात्मक संचालन और विस्तार के लिए पार्टी उक्त राशि एकत्रित करेगी ताकि भाजपा की अर्थ संरचना भी पूरी तरीके से लोकतांत्रिक हो। अब ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी निधि जुटाना हो या फिर सदस्य बनाना या फिर चुनाव में सीट जिताना, ऐसे लक्ष्य बनाती रही है और उसे कई बार हासिल भी किया है और उसके पास तक पहुंची भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है देवदत्त जी आपका अनादि टीवी पर। और एक बड़ा लक्ष्य बीजेपी ने सेट किया है और मध्य प्रदेश की जो स्थितियां हैं, क्योंकि जब विकास कार्यों में खर्चों की बात आती है तो सरकार कहती है कि कोरोना काल है, कमाई नहीं हो रही थी। तो बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार की कमाई नहीं हो रही है तो पार्टी इतनी बड़ी कमाई कैसे करेगी, किससे करेगी और क्यों करना चाहिए? देखिए, सदस्यता अभियान में दावा करते हैं कि हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके लिए बड़ी पार्टी है तो आर्थिक संसाधन भी चाहिए। और ये भी पार्टी समझती है कि जब वो 1.5 साल अभी सत्ता से बाहर थे तब कैसे प्रदेश कार्यालय में कटौती की जा रही थी, वेतन काटे जा रहे थे लोगों के, कुछ को निकाला भी गया था और कहीं बिजली का बिल भरने में दिक्कत हो रही थी। तो जब 15 साल सत्ता में रही तो 1.5 साल में दिक्कत हो रही थी, तो लगता है पार्टी ने सबक लिया है और अब वो एक बड़ी धनराशि, क्योंकि सत्ता में है तो अभी तो पैसा बहुत आ जाएगा, क्योंकि लगत लगाने वाले बहुत मिल जाते हैं, जीते हुए घोड़े पे सब दाव लगाते हैं और कुछ दबाव से, प्रभाव से। और उन्होंने जो बूथ विस्तारक अभियान के माध्यम से जो डिजिटाइजेशन किया है कार्यकर्ताओं का, गांव-गांव से जो लोग घोड़े पर दाव लगाते हैं या उसको घास खिलाते हैं तो वो उसकी सवारी भी करना चाहते हैं। सवारी करते ही है, कितने लोग सवारी करते हैं। वो तो जो विधायक लोग के, क्यों आपको कई बार लगता है कि ये उसके अपराधी के चंगुल में है या उसके कहने पे सारा कर, क्योंकि वो चुनाव में तन मन धन लगाता है। तो ये तो राजनीति का एक अब ऐसा पहलू है, इस पे कहना ना कहना कोई वो असर नहीं पड़ता। इन लोगों को तो पैसा चाहिए, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और ऐसे लोग ज्यादा पैसे देते हैं। कोई ईमानदारी का हम और आप पैसे नहीं दे पाते क्योंकि अपनी इतनी कमाई नहीं, कोई ऐसे धंधे नहीं है, तो ऐसे ही लोग पैसा देते हैं। और कुछ तो कहते हैं कि बिना नाम के हमारे ले लो, तो जो बीच में जो चंदा उगाई करेंगे वो भी माला माल होंगे, पार्टी भी माला माल होगी। अब चूंकि इतनी बड़ी सदस्य संख्या है और 50 रुपए से लेके 50 लाख तक भी चंदा लेंगे तो कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि अब नेटवर्क बन गया है, पार्टी प्रदेश में और देश में सरकार में है। लेकिन ये बात सही है कि इस समय धन उगाही की बजाय ये होना था कि हम क्या मदद कर सकते हैं लोगों की, कैसे उनको राहत दे सकते हैं। जैसे एक खबर आ रही थी कि जो विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाए, हम नहीं भर पाए परीक्षा, उन्होंने 10,000 रुपए वो देना पड़ेगा। लेट फीस जब आप 10,000 वसूल रहे हो, बिल्कुल लेट फीस, तो अब उनको राहत देते। कुछ ऐसा मानवीय पक्ष रखना चाहिए इसमें। पैसा तो आप उगा लोगे, लेकिन उससे क्या होगा? आप जो लोग कार्यकर्ता भी जो पैसा देगा वो अपना काम बताएगा, जो मंडल अध्यक्ष भी पैसा देगा तो वो भी काम बताएगा। तो ये तो आप पैसा लोगे तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ उपकृत करना ही पड़ेगा। ये तो गिव एंड टेक का मामला जैसा है, क्योंकि कोई आप साधु समाज संत नहीं है कि वो जाके चुपचाप दान कराते और भगाते, वहां भी आशीर्वाद की अपेक्षा होती है। तो मुझे लगता है कि शुचिता की बातें फिर नहीं की जा सकती, क्योंकि फिर दिक्कत होती है। आप जब पैसे लोगे तो आप उनके दबाव, उनके काम भी करना पड़ेंगे। लेकिन अब राजनीतिक दल का ये है कि आजकल खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, चुनाव में जिस तरीके से खर्चा हो गए हैं, मैनेजमेंट में जिस तरह से खर्चे बढ़ गए हैं, अभी जिस तरह की राजनीतिक दल ही है ना, उसके लिए अब हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं वर्चुअल रैली कर ही रहे हैं। दूसरे एक पहले भी चुनाव आना है, 2 फेज के चुनाव होना है, बहुत कम संसाधनों में हो रहा है।
डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, तो शायद ये प्रवृत्ति बढ़ा ली जाए। ब्रजेश जी, एक और चीज़ है कि जिस पार्टी के लोगों ने राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने सड़कों पर उतरे, 150 करोड़ की राशि तो वो राम मंदिर के लिए भी नहीं जुटा पाए, जिसके लिए तमाम सारे हिंदू, चाहे वो बीजेपी के समर्थक हों, कांग्रेस के समर्थक हों, या किसी और राजनीतिक दल के समर्थक हो, या किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक नहीं हो, उन सब ने दिल खोल के चंदा दिया था। उसके बाद भी वो टारगेट पूरा नहीं कर पाया, और खुद की पार्टी के लिए जब बात आ रही है तो सारे संसाधन झोंके जा रहे हैं। तो क्या केवल पॉलिटिकल पार्टियों का मकसद यही रह गया कि पार्टी को मजबूत कराने के लिए चंदा लिया जाए? और दूसरी बात है कि आप ये समर्पण अभियान, जब आप पिछली बार हमने देखा 11 करोड़ हुआ, कोरोना काल में लोगों की जो आमदनी है वो उसमें कटौती हो गई, लेकिन आपका टारगेट जो है, आपने अगर 11 करोड़ से उसको जोड़ा जाए, मल्टीप्लाई करें हम, तो सीधे 15 गुना 20 गुना तक आपने बढ़ा दिया है। तो ये कैसे होगा? और जब ये होगा तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों से होगा जो 1.5 साल बाद उसका पूरा वसूलने का प्रयास करेंगे, और जिसका सीधा सीधा खामियाजा कुल मिला के जनता को भुगतना होगा। निश्चित तौर पे यदि आप किसी को उपकृत करते हो या किसी को चंदा देते हो, तो चंदे के बदले आप उससे चाहते हो। तभी तो आप जो जैन साहब भी कह रहे थे, इसीलिए सॉरी दुबे जी भी कह रहे थे कि इसी वजह से हम देखते हैं कि चंदा देने वाला ज़्यादा ललायत होता है और लेने वाला भी, कि किस फला आदमी से ले लूँगा मैं चंदा। चंदा लेने जाएगा भारी भरकम उसी आदमी के पास जाएगा जो कुछ देने लायक होगा, और जिसको मालूम है कि मैं दूंगा तो उसकी वसूली भी कर लूँगा। ये चंदाखोरी जो है ना मनोज जी, एक तरह से भ्रष्टाचार की भी जननी है। यदि आप चंदे दोगे तो बदले में ऐसे काम कराओगे जो लीगल तरीके से नहीं होते, अनलीगल तरीके से होते हैं। और रही बात कि आप मध्य प्रदेश से 150 करोड़ रुपए आप जुटाओगे, आपके कार्यकर्ता कितने हैं? आप कह रहे हैं समर्पण निधि कौन देगा? कार्यकर्ता देगा। 2-2.5 हजार आपके 2-2.5 करोड़ मतलब कार्यकर्ता हैं, 7.5 करोड़ की आबादी में आपने 155 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। तो ये लक्ष्य बहुत बड़ा है। प्रति व्यक्ति भी यदि आप 2-2 हजार रुपये भी लोगे तब जाके इसको हासिल करोगे। सारे तो आपके मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता तो आपकी है नहीं है। न कांग्रेस ही आपको चंदा देने वाला है, न जो वर्ग आपसे की पार्टी में विश्वास करता है, आपकी विचारधारा में विश्वास करता है, वो नहीं देने वाला है। बिल्कुल। तो कहाँ से जुटाओगे? निश्चित तौर पर या तो यदि ये लक्ष्य पूरा होता है तो सवाल खड़े होंगे कि कहाँ से आई ये राशि। हो सकता है ब्लैक मनी हो जिसको आपने अवॉइड करने के लिए ये माध्यम अपनाया हो, तो तमाम तरह के सवाल भी खड़े होंगे। और हम देख रहे हैं जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की हम बात करें, अभी उत्तर प्रदेश या 5 राज्यों में चुनाव है, तो अचानक से बिक्री बढ़ गई है। किसने खरीदा, किसको दिया, कोई पता नहीं चल पाता, क्योंकि जो उसके लिए एक न्यूनतम राशि उन्होंने तय कर रखी है, वो सारा जो खेल है जो आप कह रहे हैं वो भी एक चलता है। हमने कई सारे राजनीतिक दलों को देखा कि वो सोने का मुकुट है, सोने के हाथी हैं, तलवारें हैं, चांदी के मुकुट हैं, या वो नोटों में उनको तलवा दिया जाता है चांदी में, कि वो ब्लैक मनी को वाइट कर लिया जाता है कि साहब ये तो कार्यकर्ताओं ने दिए। और आप देखिए कि सारे राजनीतिक दल इस बात में एक रहते हैं कि उनको चंदा कहाँ से मिला, कैसे मिला, कौन सी राशि आई, इसका खुलासा ना कर पाए। तो वो बंदिशें भी हटनी चाहिए कि कौन चंदा देने वाला है। वो आरटीआई के दायरे में आना चाहिए कि मैंने चंदा दिया है, 1 लाख रुपए दिया है बीजेपी को, तो पता हो दूसरा आदमी ले सके कौन ने किस किसको चंदा दिया है। नहीं तो जो बात आरोप लगते हैं वो तमाम तरह के सुशीला की आप फिर बात ही करते रहो। यदि आप इतनी बड़ी चंदे ले लोगे तो मनोज जी चुनाव भी खर्चीले होंगे और चुनाव भी प्रभावित होंगे। बिल्कुल। धन बल का उसमें कितना इस्तेमाल होगा? चुनाव प्रभावित इस तरह से होता है। पहले देखिए आपका 50,000 11,000 में जो एक जमानत राशि होती है वो जमा करके सांसद बन जाते थे। हम यदि पुराने सांसदों से, विधायकों से बात करें तो 1 लाख रुपए भी खर्च नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे आपने इस तरह से आप चंदे इकट्ठा किए, पार्टियां खर्चे करने लगी, तो दूसरी पार्टियां प्रोत्साहित होती हैं, वो भी खर्च करती हैं, तो ये चुनाव खर्चीला हो जाएगा। तो फिर धनबल वाले और बाहुबल वाले चुनाव लड़ेंगे ना, बाकी के लोग कैसे लड़ पाएंगे? जो समाज सेवा करना चाहता है वो नहीं लड़ पाएंगे। आपके पास चंदा इतना हो जाएगा कि आप ब्याज से पूरी पार्टी चला सकते हो। और उसका खामियाजा हमने भी उत्तर प्रदेश में देखा कि जब पीयूष जैन के 250-300 करोड़ मिलते हैं तो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां उसके समर्थन में आ जाती हैं। तो निश्चित तौर पर भाजपा को जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो दावा करती है और सबसे ज़्यादा उसके पास धन है आज की तारीख में, ऐसा नहीं है कि धन की कमी है, तो उसको ऐसे फार्मूलों से बचना चाहिए, इस तरह के उपाय से बचना चाहिए, ताकि वो सुचिता की जो बात करती है तो क्या संदेश देना चाहती है। वैसे ही उन पर आरोप लगते हैं सबसे बड़ा धन उनके पास है, सबसे ज़्यादा, उसके बाद बसपा के बाद है। कांग्रेस इतने साल तक देश पर राज करती रही, उसके पास उतना धन नहीं है जितना धन आपके पास है। चंद समय में कैसे आ गए? जो वो के मिश्रा जी कह रहे थे कि हमने देखा है कि कुशवाहा ठाकरे हों या जो लोग हों जो राजमाता तक इनको पैसे देती थी पार्टी चलाने के लिए,
चने खाकर मुरमुरे खाकर जो पार्टी की सेवा करते थे, समर्पण करते थे, वो पार्टी इतने चंद दिनों में कैसे आ गई है? इतने करोड़ों को, अरबों रुपए कहां से आ गए उसके खजाने में? तो ये भी सवाल खड़े करता है। तो लोगों में जो विश्वास है आपका, जो पार्टी दूसरे पार्टी विथ डिफरेंट की बात करते हो आप, सुचिता की बात करते हो, चाल चेहरे चरित्र की बात करते हो, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आप पे धब्बा लगाने वाले हथकंडे हैं, इनसे बचना चाहिए। दुबे जी, एक और चीज़ है कि अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी को देश भर में जो घोषित रूप से जो चंदा मिला था वो 3,650 करोड़ रुपया मिला था। अगर सब सारी लोकसभा सीटों का हम औसत खर्च 50 लाख भी निकालें और बीजेपी अगर 50 लाख खुद ही दे देती कि प्रत्याशी को खर्चा नहीं करना पड़ता जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से, तब भी ये रकम मुश्किल से 2,500 करोड़ होती है। तो आपके पास फिर भी 1,000-2,000 करोड़ बचते हैं। इसके बाद अभी जो नई रिपोर्ट आ रही है आपको लगातार चंदा मिल रहा है। दिल्ली में आप देखिए हज़ारों करोड़ों की लागत से एक बड़ा सा उनका भव्य ऑफिस बन गया। हर पॉलिटिकल पार्टी को बनाना चाहिए। पूरे देश में वो अपने पार्टी के ऑफिस बना रहे हैं, एसेट आप जुटा रहे हो, तो आपका मकसद होता है जन सेवा करना। आप जब बात करते हो मैनिफेस्टो से लेके तमाम सारे, जब वोट मांगने जाते हो सत्ता के लिए, तो आपका बातचीत होती है हम जन सेवा के लिए काम कर रहे हैं। तो बेहतर नहीं हो कि अगर आप ये सब कर रहे हो तो आप ये 4 चीज़ ऐसी भी बता दीजिए कि भैया ये फलाना हमने महाकाल मंदिर के बाहर हमने 500 कमरों की धर्मशाला बनाई है, हमने कोई हॉस्पिटल खोल दिया चैरिटी से जिसको चला रहा है, एक हमने अस्पताल खोल दिया कि भैया गरीबों को निःशुल्क इलाज होगा यहाँ, या इसका खर्चा पार्टी उठाएगी, कोई ऐसा आप स्कूल खोल दीजिए। हमने हरियाणा में देखा है कि वहाँ की अभी जो नई खबरें आ रही हैं कि जिन किसानों की मौत हुई थी किसान आंदोलन के दौरान, 5 लाख का मुआवजा की बात हुई थी, उनको 5-5 लाख रुपए का 70 किसानों को पार्टी मुआवजा दे चुकी। वहाँ मजबूरी में दे रही है क्योंकि वहाँ सोर्स ऑफ इनकम वो बता भी नहीं रहे, वो कह रहा पार्टी खर्चा कर रही है। तो कुछ ऐसे काम में भी पार्टी खर्चा कर दे। बिल्कुल, यदि ऐसा ये करते हैं तो इनके लिए ठीक रहेगा। अन्यथा ये सवाल जो हम और आप कह रहे हैं, इससे ज्यादा सवाल जनता उठाएगी कि जब कोरोना का 2 साल से संकट है, सबने अपने अपने टारगेट कम किए हुए हैं, लोगों ने खर्चे कम कर लिए हैं, शादियां कम में कर रहे हैं, बर्थडे किसी ने मनाना छोड़ दिया है, बहुत सारी चीजें लोगों ने कम खर्चे में जीवन यापन सीख लिया है, और आप उसके लिए और ज्यादा राशि टारगेट बढ़ा रहे हैं। तो क्या आप जिससे लेंगे, हो सकता है वो कहीं समाज में पैसा लगाता, लेकिन हेलो, आप कुछ कह रहे हैं? आवाज नहीं जी, आवाज नहीं आई अभी आई आपकी। मैंने कहा जिस पार्टी के लिए के मिश्रा कह रहे थे कि वो चना मुरमुरा खाकर उसके कार्यकर्ता पार्टी का काम करते थे, अब कोरोना काल में बहुत बड़ी आबादी ऐसी हो गई जो बेचारा चना मुरमुरा खाकर ही काम चला रहा है। बिल्कुल, हाँ, हो गया ना। वो तो देखो अंतर बढ़ता जा रहा है। आज जो निराशा कार्यकर्ताओं में भी निराशा है, कुछ लोगों में क्या होता है, एक कार्यकर्ता जो काम कर रहा है किसी नेताजी के साथ, वो विधायक चुनाव में हर समय उसके साथ खड़ा है, और एक चंदा दे के आ गया साथ में करीब होके, और जैसे ही वो शपथ लेते हैं तो वो गुलदस्ता मिठाई और गिफ्ट आइटम लेके आ जाता है, और वो कार्यकर्ता बाहर खड़ा रहता है और ये चंदा और गिफ्ट देने वाला ड्राइंग रूम में बैठ जाता है। तो बस यहीं से उसको ये भाव पैदा होता है कि ये जो पैसे वाला है ये कभी आया नहीं, बल्कि विरोधी जब विधायक थे तब उनके यहाँ एक खास था और आज यहाँ हो गया। तो उसमें भी एक निराशा का भाव होता है, क्योंकि पैसे की दम पे वो निकटता में आ गया और एक मेहनत और समर्पण के कारण एक पीछे खड़ा है। क्योंकि जो मेहनत करता है, समर्पण जिसका रहता है, वो फिर जी हजूरी नहीं करता, वो अपने स्वाभिमान के साथ रहता है कि हमने जब इतने वर्षों इनके साथ काम किया है तो वे स्वप्रेरणा से हमारे लिए सम्मान देंगे, हमारी बात सुनेंगे। लेकिन होता ऐसा नहीं है। ये जो पैसे का चक्कर है, गिफ्ट का चक्कर है, चंदे का चक्कर है, इसके कारण जो एक खाई पैदा हो जाती है, वो कार्यकर्ता को भी निराश करती है। और पार्टियां क्यों नहीं समझ पाती कि आज पहले तो कार्यकर्ता लेके आते थे, आज किसी भी सभा हो, किसी भी पार्टी तो की कार्यकर्ता छोटी गाड़ियों में चल लेते थे, लेकिन आजकल देखिए कि लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं मनोज जी। तो जो सुविधा भोगी हो गए, जो विलासतापूर्ण जीवन करने लगे, उसमें कटौती करनी चाहिए पार्टी को, कि उन पर कटौती करके राशि बचाई जा सके, ताकि जो यदि आप सरकार में नहीं हो, सत्ता में नहीं हो, तो लोगों के पास जाने में, पहुंचने में तो उल्टा हो गया। हम देखते हैं कि पहले जो मंत्री बनता है या निगम मंडल अध्यक्ष, वो नई गाड़ी की मांग करता। हमने तो बीजेपी में ऐसे अध्यक्ष देख लिए हैं कि वो जैसे अध्यक्ष बनते हैं उनके लिए नई गाड़ी आती, चाहे वो उनके लिए जो इस्तेमाल गाड़ी हाल ही में डिमांड की है, बंगला गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। आप देखिए एक तरफ सरकार कितने कर्ज में डूबी है और पार्टियां माला माल हो रही, तो सरकार की भी चिंता कर लेना चाहिए। 2.5 करोड़ का मतलब 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है मध्य प्रदेश सरकार पे, तो मध्य प्रदेश सरकार कर्ज भी जितना उसका बजट है उतना उस पर कर्ज है,
तो आप सरकार की भी चिंता करें। नेता तो ज़्यादा बेहतर होगा कि लोगों के हित के लिए काम कर सकते हैं। वहाँ विकास के लिए आपके पास राशि नहीं है, आप अपना घर भरने में लगे रहोगे तो बाकी दिक्कतें भी आएंगी। फिर उसके कारण आगे आपके जो राजनेता हैं जो आ रहे हैं, जो नई जनरेशन आ रही है जिसके हाथों में अब आगे बागडोर जाएगी, तो वो फिर उसी हिसाब से चलने लगेंगे। फिर आप देखेंगे कि पार्टी के नेता जमीन पे नहीं चलेंगे, हवाई जहाज़ों में घूमेंगे, विमानों में घूमेंगे। तो धरातल पे जो पाँव वाले भैया हैं जो आज वहाँ पहुँचे हैं, 15 साल लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री हैं, 18 साल से हैं, तो आप देखिए वो ज़मीन की चीज़ें जानते हैं। ज़मीनी हकीकत क्यों पता है उनको? क्योंकि वो ज़मीन से संघर्ष करके आए। और जब आप इस तरह से वो करेंगे और पार्टियां जिस तरह से चलेंगी तो फिर वैसे नेता नहीं मिलेंगे आपको। तो लेकिन एक और चीज़ है ना ब्रजेश जी, दुबे जी, आप जो दोनों कह रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत की बात है, तो अब तो कार्यकर्ता जो है वो ज़मीन से नीचे तक चले गए हैं, वो पनडुब्बी से रेत निकालने तक चले गए हैं। ये सत्ता का सुख उनको समझ में आ गया है। और जो आप कटौती की कह रहे हैं, तो आप देखिए कि बाकी सारी चीज़ों में सब चीज़ को नियम कानून की बात होती है, लेकिन जब ये इन बात की आती है, हम प्रभात जी से लेके हम वीडी शर्मा तक के ज़माने का, हमने अभी का दौर की बात करें तो सारे कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हैं कि झंडा पोस्टर नहीं लगाओगे, आप रेत के, मकान के, दुकान के धंधों से दूर रहोगे। और जब नई लिस्ट जारी होती है पदाधिकारियों की, तो आप उसमें आप गिनती से हम गिनवा सकते हैं नाम लेकर कि आप उस जो सूची का आप कह रहे हैं वो सारे लोग उसमें मिलेंगे। और जो दुबे जी कह रहे हैं कि वो जो कार्यकर्ता है जो नेताजी को यहाँ तक लाता, कंधे पर बिठाकर नेताजी वहीं खड़े हो जाते हैं और उसको लात मार के नीचे भगा देते हैं। निश्चित तौर पर बिल्कुल। देखिए और जी तो कुछ कह रहे ये जो सब्जेक्ट आप लोगों ने उठाया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति में जिस तरह से पैसा बढ़ा है, चाहे दल के पास हो, नेताओं के पास, उसमें जो ईमानदार कार्यकर्ता है वो आज चुनाव लड़ने के लिए असहाय हो गया। जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो सज्जन लोग हैं, अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते। टिकट ही नहीं देती है उनकी। और तो पार्टी ये सोचती इतना चंदा करने के बाद कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास खर्च करने के लिए राशि है वो चुनाव लड़ पाए, तो जो बेचारा ईमानदार है, जो जनता की सेवा करता है, वो पीछे रह जाता है उसमें। आप मनोज जी कभी किसी चुनाव कार्यालय में बैठे किसी प्रत्याशी के पास, तो दिन भर जिस तरह से पैसे जाते हैं, चुनाव आयोग को पता ही कहाँ होता। कोई एक सोशल मीडिया की हम ये फिल्म बनाएंगे, इसका पैसा दे दो, कोई कहेगा हम इतने होर्डिंग लगा रहे हैं, इसका पैसा दे दो। तो भाई पता तो सबको सब कुछ है। चुनाव आयोग में भी यही अपने नीचे से अपने साथ वाले से ही लोग जाते हैं, चाहे वो अधिकारी, उनको पता नहीं है। ये तो लेकिन देखना नहीं चाहता कोई। लेकिन हम भी देखते हैं कि पर्चियां फिर पेट्रोल पंप की भी मिलती है, फिर शराब दुकानों की भी मिलती हैं। और अब एक और आपको बताएं, राजनीतिक जो चुनाव लड़ने वाले हैं बड़े दम और घमंड में कहते हैं कि मैंने चुनाव जीतना सीख लिया है, चुनाव पैसे की दम पे जीते जाते हैं, कुछ नहीं होता। ये 5 साल जब 10 साल के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी तो यही कहते थे कि चुनाव घोषणाओं योजनाओं से नहीं जीता जाता है, मैनेजमेंट से जीता जाता है। और उसका उदाहरण वो लालू प्रसाद यादव का देते थे। उन्होंने विकास का कहा था कि विकास की दम पे चुनाव नहीं जीते जाते। मैं तो आज के दौर के नेताओं की बात कर रहा हूँ कि वो सब कुछ भूल चुके हैं। उनका सीधा कहना है कि चुनाव पैसे की दम पे जीते जाते हैं। तो उनको भी सबक दे देती है, उनको भी सबक दे देती है। इस देश ने राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम नेताओं को हराकर, अटल जी जैसे लोगों को हराकर बता दिया कि जब वो अपनी पर आती है तो बिल्कुल ये सही कहा आपने। ये लोकतंत्र की खूबसूरती, लेकिन कितना चुनिंदा लोगों में, जो अधिकांश लोग हैं जैसे बहुत दूरस्थ इलाकों में, वो तो अपने चुनाव जीत के आ जाते हैं, और जिनको जनता नहीं चाहती मजबूरन वो चुनाव जीत जाते हैं। और जो ईमानदार और जो समाज सेवी टाइप के लोग रहते हैं, सज्जन शक्ति जो रहती, वो पीछे हो जाती। पैसा, जो जूदेव ने कहा था ना, क्या कि पैसा खुदा की कसम, खुदा से कम भी नहीं। तो मैंने देखा कई जगह कितने नाराज लोग रहते हैं और चिल्लाते हुए आते हैं, और जब 2 मिनट नेताजी से बात होती बाहर, जूदेव को भी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था ना जी। जूदेव को भी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, जो सीएम बनने का सपना देख रहे थे। और लेकिन मलाई खाने वाले हजारों लाखों में हैं और खामियाजा 1-2 लोग भुगतते हैं, और शायद ये इसीलिए इसका चार्म भी बना रहता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको एक व्यापक बैरियर होना चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि पैसे की दम पे चुनाव ना जीते जाएं। या तो चुनाव आयोग पूरा खर्चा करे और इस पे बहुत ज्यादा निगरानी होना चाहिए। केवल मूल्यांकन जो होना चाहिए, और इसके लिए हम बताएं जनता को ही जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जनता तो जागरूक होती, जैसे आप लोगों ने उदाहरण दिए, तो कई जगह उन्होंने किन्नर को जिताया, सागर में महापौर जिताया, वो शबनम मौसी किन्नर दिखाई। तो जनता में धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, लेकिन जो आरटीआई के दायरे में भी आना चाहिए, जो पारदर्शिता भी होना चाहिए, जो भी राजनीतिक दल हो। क्योंकि चुनावी चंदा सबसे सही सुझाव है जो ब्रजेश जी का भी, कि जो चुनावी चंदा है उसको आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए, ताकि आपका सोर्स ऑफ इनकम तो पता लगे कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। बिल्कुल।
और दो चीजें, और एक राजनीतिक दल जो घोषणा पत्र तैयार करते हैं या व्यक्ति जो चुनाव में घोषणा करता है, इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। यदि आपने जो घोषणा पत्र में कहा है या जो आपने वादे किए, यदि आप 5 साल में पूरे नहीं कर रहे तो अगली बार आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। जैसा उपभोक्ता फोरम में हम जाते हैं कि जो आपने विज्ञापन में दिया, जो उस पर लिखा है, और यदि वो क्वालिटी उसके अंदर नहीं है तो उपभोक्ता फोरम में केस लगता है। इसी ऐसे तरह तो ये फिर भी होना सारे ऐसे फिर सारे नेताओं पर लग जाएगा, क्योंकि उनके जो चाहने वाले वही लिखते हैं, ईमानदार नेताजी, ज्ञानवान नेताजी, विद्वान नेताजी, फलाने लेकिन नेताजी, ये ढिकाने कल्पना बहुत नेताजी। बड़ी है, क्योंकि ये पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि नियम कानून बनाने वाले वही जन प्रतिनिधि हैं, तो आप वो अपने हिसाब से तो बचने के हथकंडे अपना ही लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन हम भी ये कानून प्रयास कम करते से हैं और कम एक उनकी उम्मीद की जाना चाहिए कि शायद इसके माध्यम से हम एक स्वस्थ बहस इस पर शुरू करें। बहरहाल अब समय इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर एक कायदे कानून बिल्कुल बनना चाहिए और ये पता होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, और हो सकता है चुनाव आयोग को ये भी कर दे या पॉलिटिकल पार्टियों को ये कर लेना चाहिए कि वो अपने जो चुनावी मैनिफेस्टो में बड़े बड़े लोक लुभावन वादे करते हैं कि बिजली फ्री देंगे, राशन फ्री देंगे, टीवी देंगे, ये देंगे, तो इसका पैसा बजाय सरकारी खजाने के उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों से लिया जाए, ताकि उनको भी ये पता लगे कि ये जो उधार की राजनीति है या मुफ्त की जो राजनीति है वो कितनी परेशान करने वाली है। फिलहाल टेंशन में इतना ही, और मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।